मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं अपने चैनल पर सबों को मोस्ट वेलकम। आप लोग भली भांति परिचित है कि हमारा चैनल है मेहता सर, और मैं रिक्वेस्ट किया है कि सब्सक्राइब में यथासंभव सहयोग जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें, लाइक करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक्स है एनसीईआरटी क्लास 9। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9, सीबीएसई और बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड दोनों एक ही है। पहला हमारा जो चैप्टर है वह पहला चैप्टर का आप लोग नाम सुने होंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे चारों तरफ के पदार्थ, हमारे परिवेश के पदार्थ। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इसका जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले इसे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ ताकि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा, बहुत ही अत्यंत ही आपके लिए यह एक मार्गदर्शक बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला हमारा क्वेश्चन है, अगर आपके पास पुस्तक है तो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, पेज नंबर 12, पेज नंबर आपका 12 है। पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। डियर स्टूडेंट्स, सेल्सियस, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। केल्विन भी टेम्परेचर का यूनिट है और सेल्सियस भी टेम्परेचर का यूनिट है। लेकिन अगर इंटरनेशनल स्तर पर कहा जाए, जिसे हम लोग की एसआई कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम के अंतर्गत, इन इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट ऑफ द टेम्परेचर इज केल्विन। इंटरनेशनल स्तर पर टेम्परेचर का जो मात्रक होता है वह केल्विन होता है, और एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है डिग्री रीमर, और एक होता है डिग्री केल्विन। एक स्केल और होता है जो कि आपके पुस्तक में नहीं है। तो सबसे पहले हमको ये समझाना है कि आप को दिए गए केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट रिलेशन बिटवीन सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस स्केल बराबर क्या होता है, K माइनस 273 बाय 100, K माइनस 273 बाय 100। ये मैं पढ़ा भी चुका हूँ, ऐसे आप लोग भी जानते होंगे, C बाय 100 K माइनस 273/100। तो डियर स्टूडेंट, हमको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में इसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 293 केल्विन, 293 केल्विन। तो आपको करना है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे C बाय 100 और K की जगह पर 273 पुट कर देंगे। 293 माइनस 273/100। अगर LHS और RHS से सेम टर्म को अगर हटा दिया जाए या 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसके स्टैंडर्ड वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 100 रिमूव कर दीजिए। डिग्री सेल्सियस बराबर 3 में 3 गया आपका, कितना हुआ 0, 9 में 7 गया, कितना हुआ 2। तो डियर स्टूडेंट्स, 20 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर हुआ 20 डिग्री सेल्सियस। देखिए कितना ये मैं इजी प्रोसेस में और डीपली मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। अगर इसे ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे, केयरफुली तरीके से हमारे वीडियो को देखेंगे,
तो शायद यह सदा के लिए आपके मेमोरी में स्टेबल हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आपका है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है कि 470 केल्विन। अब मैं इस प्रोसेस को नहीं बताऊंगा, इतना मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने पहले आपको बता चुका कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 घटा देना होगा। 470 घटाओ 273, इसको माइनस कीजिए। 10 में 3 गया 7, यहाँ बचा 6, 6 में 7, 16 में 7 गया, कितना हो गया आपका 9, 3 में 2 गया 1, 397 डिग्री सेल्सियस। अगर आप 197 में 273 को जोड़ते हैं तो इसको वेरीफाई कर लीजिए। 7 3 10 के 0 हासिल 1, 9 7 16 1 17, 2 1 3 1 4, 70 केल्विन। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ये हमारा पहला क्वेश्चन था, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमेशा के लिए ख्याल रखिएगा, केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में हम कन्वर्ट करेंगे तो उसमें 273 को माइनस कर देंगे, आपका आंसर एक्यूरेट डिग्री सेल्सियस में प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है वो आप देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में है, यह देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कन्वर्ट इन द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन सेल्सियस केल्विन स्केल। अब केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर में है आपका 25 डिग्री सेल्सियस और दूसरा क्वेश्चन है आपका 373 डिग्री सेल्सियस। अब इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो पहले क्वेश्चन को मैं प्रोसेस से बता रहा हूं, पहले क्वेश्चन को मैं प्रोसेस से बता रहा हूं। चलिए फिर लिखे उस रिलेशन को, C/100 के माइनस 273/100। 100 आप रिमूव कर सकते हैं और 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273, डिग्री सेल्सियस के जगह पर 25 डिग्री आप लिख दीजिए। और यह देखिए RHS में है, इसको LHS में ले जाएंगे तो निगेटिव फॉर्म में इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर डिग्री केल्विन। अब जोड़ दीजिए दोनों को, 5 3 8, 7 2 9, 298 डिग्री केल्विन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 273 जोड़ देना होगा, 273 आपको प्लस कर देना होगा। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, अब इसको पुनः मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसको प्रोसेस से बता दिया। केवल इसमें आप क्या कीजिए, 273 को जोड़ दीजिए। ये देखिए 3 3 6 हुआ, 7 14 के 4, 3 2 5 1 6 डिग्री केल्विन हो गया आपका। इस प्रकार से 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कंप्लीटेड किया। अब चलिए अगले क्वेश्चन में हम अपनी यात्रा को ले चल रहे हैं और एकदम लाइन पर बने रहेंगे और कंटिन्यूअस वीडियो को जरूर देखेंगे। अगर देखिए यात्रा की जो घड़ियां होती है वह तो जरूर ही दुखद होती है, लेकिन आपका अंत बड़ा ही सुखद होता है, यह आप सब लोगों ने जरूर सुने होंगे। यात्रा की जो घड़ियां होती है वो अत्यंत ही कठिन होती है, लेकिन परिणाम इसका बहुत ही सुखद होता है। खासकर शैक्षणिक माहौल में आप एक शैक्षणिक रूपी यात्रा का ट्रेवलेशन कर रहे हैं, तो इसलिए आपको तो अटेंशन रखना ही होगा। इसमें घबराना आपको इसमें पैसेंस रखना होगा। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में है, 3 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है, आप NCERT अगर आपके हाथ में है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। पहला क्वेश्चन है नेपथलिन बॉल्स disappear with time without
time without leaving solid, leaving any solid, leaving any solid। आपको क्वेश्चन किताब में दिया हुआ है, भले अगर ऐसा लगता हो कि मैं नहीं समझ रहा है क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन 3 है, 3 का 1 है और पेज में है और पहला चैप्टर है। क्वेश्चन कहा जाता है कि नेपेथ बॉल, जिसको आप फिनाइल भी कहते हैं, जो कि कपड़े को इंसेक्ट वगैरह से बचाव के लिए बक्से में आपने डाल देते हैं, उसी को कहते हैं नेपेथिलीन बॉल्स। उसकी गोली डिस्पेयर, गायब हो जाता है, विथ टाइम, अपने समय के साथ, कुछ दिनों के बाद, विदाउट लिविंग सॉलिड, किसी प्रकार के रेसिड्यू दिए बिना, वो कोई अवशेष नहीं देगा, वह स्वतः गायब हो जाता है। क्यों भाई? कुछ ऐसे होते हैं, टू स्टेट्स, सॉलिड एंड गैसेस, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी दो ही अवस्थाएं होती है, एक होता है एक अवस्था गैस, गैस को गैस करेंगे सॉलिड का, लिक्विड तो नहीं, वह पदार्थ को कहते हैं सब्लिमेशन पदार्थ। इसको हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ, इसे हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ, सब्लिमेशंस। जब सब्लिमेशंस पदार्थ को हम लोग गर्म करेंगे तो सीधे वो गैस में कन्वर्ट होगा, और उसको ठंडा करेंगे तो पुनः सॉलिड में आएगा, और जो सेकेंड पोजीशन है, सेकेंड जो अवस्था है, उसको वह नहीं प्राप्त करता है। लिक्विड फॉर्म जो होता है वह उसको नहीं प्राप्त करता है, लिक्विड फॉर्म को वह नहीं प्राप्त करता। जैसे आपका कैम्फर हो गया, कपूर हो गया, उसके बाद नेपेथिलीन हो गया, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो लिखेंगे बिकॉज नेपेथिलीन बॉल इज द, नेपेथिलीन बॉल इज द सब्लिमेशन सब्सटेंसेस। It has only two states, gas and the solid। आप इसको जब गर्म करेंगे तो सीधे गैस में कन्वर्ट होगा, और उसको ठंडा करेंगे सीधे सॉलिड में कन्वर्ट होगा। बहुत सारी सब्सटेंस आपका है, नेपेथिलीन हुआ, कपूर हुआ, जिसको कैम्फर हम लोग कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, जिसको ड्राई आइस भी कहते हैं, ये सब क्या है? सब्लिमेशन सब्सटेंसेस। डियर स्टूडेंट, 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है वह देखिए, 3 का बी नंबर का क्वेश्चन है। बी कैन गेट द स्मेल, बी कैन get the smell, we can get the smell of perfume, smell of perfume, sitting several meters away, डियर स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसको रीजन देना है। बिहार जो स्टेट बोर्ड के जो हिंदी और मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी समझे। इसका मतलब ये हुआ, परफ्यूम का जो सुगंध होता है, अगर हम कुछ दूरी पर बैठे हुए हैं फिर भी उसकी सुगंध हमारे नाकों तक पहुंच जाती है। एरोमा, इट इज कॉल्ड एरोमा। इसका क्या कारण है? वी कैन गेट द स्मेल, सुगंध ऑफ द परफ्यूम, इत्र की सुगंध, सीटिंग सेवरल मीटर्स अवे, कुछ मीटर की दूरियों पर बैठने के बाद भी उसकी सुगंध हमारे आंख तक पहुंच जाती है। अब तो ऐसा लगता होगा कि बहुत ही वंडरफुल स्टेटमेंट है। इसका क्या कारण है? सबसे पहले आपने नाम सुना है डिफ्यूजन्स और फ्यूजन्स, डिफ्यूजन और फ्यूजन्स। डिफ्यूजन माने क्या होता है? फैलना होता है, और फ्यूजन माने क्या होता है? एकाग्र होना। तो आप लिखेंगे
कि पार्टिकल ऑफ द परफ्यूम इंटरमिक्स with the molecules of the air due to the vibration of the molecules of the air exchange aroma of the perfumes and it reaches to close our nose, to close our nose. परफ्यूम की जो एरोमा होती है हवा के गतिशील अणुओं के साथ इंटरमिक्स्ड हो जाती है और इंटरमिक्स होके वो हवा के अणु के गतियों के द्वारा एक्सचेंज हस्तांतरित होते होते हमारे तक पहुंच जाती है। वही बात है अगर ताजा भोजन आपके किचन में बन रहा है, अगर आपके ताजा भोजन सीजिंग फूड्स अगर आपके किचन में बन रहा है, आप घर से कुछ दूरी पर बैठे हुए हैं तो ताजे भोजन की सुगंध आप तक पहुंचेगी, वही बासी भोजन का नहीं। अगर उसका स्वाद कैसा है इसके लिए आपको नोज को उसमें डुबाना होगा, लेकिन ताजे भोजन की सुगंध ऐसे ही मालूम हो जाएगी क्योंकि एरोमा ऑफ द सीजिंग फूड आर इंटरमिक्स विद द पार्टिकल ऑफ द airs and due to the vibration of the particle of the air and exchange this aroma and reaches our nose और हमारे नाक तक पहुंच जाता है। ये आपका सीजिंग फूड के साथ भी यही नियम लागू होता है। तो डियर स्टूडेंट्स 3 नंबर क्वेश्चन मैंने तो सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, अपनी यात्रा को अगले क्वेश्चन की तरफ अपनी यात्रा को हम बढ़ाते हैं। आप लोग भी लाइन पर बने रहेंगे और इसमें कोई भी उबाऊपन नहीं होना चाहिए। मैं बहुत ही एक सरसता के साथ पढ़ा रहा हूँ और मैं मेरे डीलिंग का जो एक मैंने जो तरीका बनाया है वो निरस नहीं है, बहुत ही सरस है। लेकिन दोस्तों छात्रों आप में जज्बा होना चाहिए, लगनशीलता होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए और अपने ज़िंदगी का एक लक्ष्य होना चाहिए, तभी वह आपको प्रेरित करेगा इसको सुनने के लिए। अगर आप में कुछ नहीं है, न जज्बा है, न लगनशीलता है, न कुछ आपने लक्ष्य निर्धारित किया है ज़िंदगी में, तो शायद यह तो आपके लिए कागज़ के कूड़े के समान होगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप में लगनशीलता, जज्बा और अपने फ्यूचर की एक नींव, अपने फ्यूचर की नींव को भी किस पर खड़ा करेंगे अभी आपने अभी तक पता अगर नहीं किया है, यह खैर आपके लिए तो खैर बहुत ही यह एक रोड़ा के रूप में, बाधक के रूप में महसूस होगा। अब हमारा ये क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको दिया गया है वाटर, उसके बाद आपको दिया गया है शुगर, उसके बाद दिया गया है ऑक्सीजन। तो डियर स्टूडेंट्स यह देखना है कि इसमें सबसे अधिक अट्रैक्शन फोर्स किसमें है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स के चलते ही, अट्रैक्शन फोर्स की टेंडेंसी पर कैपेबल के स्थिति से कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड बनता है, कोई लिक्विड बनता है, कोई गैस बनता है। अपने अस्तित्व को कोई भी सब्सटेंस अट्रैक्शन फोर्स के चलते ही दे पाता है, अन्यथा वो नहीं दे पाएगा। जैसे अगर शुगर लिया जाए, अगर शुगर लिया जाए तो शुगर के 2 पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स काफी मजबूत होता है, जिसके कारण वह सॉलिड फॉर्म में होता है। वाटर लिया जाए, वाटर के 2 पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो कहते हैं अंतर आणविक बल कहते हैं, इस शुगर से कम होता है, जिसके कारण यह लिक्विड फॉर्म में होता है। और सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स एयर में होता है, ऑक्सीजन में होता है, इसलिए यह गैस फॉर्म में, यह सॉलिड फॉर्म में और यह आपका लिक्विड फॉर्म में है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स H2O में होता है और सबसे ज्यादा आपका शुगर में होता है। इसका क्या होता है, C6H22O11, C6H22O11 शुगर का जो
C12H22O11, C12H22O11, ये सब इसमें सबसे अधिक अट्रैक्शन फोर्स आपका शुगर में, उससे कम ऑक्सीजन में और सबसे कम ऑक्सीजन में। तो 4 नंबर की भी हमारी यात्राएं समाप्त हो चुकी। अब हम आगे की तरफ रवाना होंगे। स्टेप बाय स्टेप जैसे ट्रेन आपको गंतव्य स्थानों तक निर्धारित स्थानों तक पहुंचाती है, वैसे मैं भी यात्रा आपके साथ कर रहा हूं। लाइन पर बने रहेंगे, उबाऊपन की स्थिति नहीं लाएंगे, पैसेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, कुछ न कुछ आपको जरूर ही मिलेगा। अब है हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द वाटर? व्हाट इज द फिजिकल स्टेट? व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर? व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर? डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 में दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, नंबर 2 दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, नंबर 3 में दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होता है। मान लिया जाए 4 डिग्री सेल्सियस पर आइस को लिक्विड फॉर्म में मान लिया गया है। अगर उससे कम में लाएंगे तो ज़्यादा कंडेंसन होगा और वह जम जाएगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यह पता है अगर प्योर वाटर होगा, अगर आपका प्योर वाटर होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू कर देगा। अगर प्योर वाटर होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू कर देगा। प्योर वाटर होगा तब। तो पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा, पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनकर उड़ेगा, तो यहाँ पर इसकी दो अवस्था है, लिक्विड भी होगा और वेपर भी होगा, लिक्विड भी होगा और वेपर भी होगा, भाप भी बनेगा। लिक्विड बनेगा, इसका भाप भी बनेगा। और भाप बनते समय भाप में जो ऊष्मा, मान लिया जाए कि आपने पानी इसमें लिया 1000 ml लिया, इसको गर्म आप बर्नर से गर्म करते जा रहे हैं। इसका टेम्परेचर ठीक है बढ़ते 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 100 डिग्री सेल्सियस पर जब पहुंच जाएगा तो पानी बॉइलिंग करना शुरू होगा टोटल सरफेस पर, टोटल मास से। उसके बाद आप कितनों भी टेम्परेचर दीजिएगा, इसका टेम्परेचर 101 डिग्री सेल्सियस कभी नहीं होगा, जब तक एक बूंद भी पानी, एक ड्रॉप पानी भी इस कंटेनर में रहेगा। तो भाई तब वह टेम्परेचर गया कहाँ? वह टेम्परेचर तब गया कहाँ जिस टेम्परेचर को मैंने बार बार देते जा रहा है, और पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। वह टेम्परेचर पानी के दो अणुओं के बीच अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने में खर्च हो जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका तब तक रहेगा जब तक एक बूंद भी पानी इसमें बचा रहेगा। और जैसे सारा पानी समाप्त हो जाएगा तब कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ेगा, वो बात अलग, इसमें आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी का 100 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और बॉइलिंग की प्रक्रिया पदार्थ की पूरे भाग से होती है, आउटर सरफेस से नहीं, पूरे भाग से होती है। और इसके लिए कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और ये फास्टली अभिक्रिया, ये लेंदी अभिक्रिया नहीं है, ये लेंदी अभिक्रिया नहीं है, ये फास्टली अभिक्रिया आपका है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा हमको फीलिंग जरूर हो रहा है कि आप लोग जरूर ही कुछ आपने अपनी यात्रा से भटकने का प्रयास करते होंगे, लेकिन यात्रा को देखिए, कर्मवीर वही कहा जाता है। और एक
सामर्थ्य स्टूडेंट वही कहा जाता है जो अपने यात्रा से कभी डगमगाता नहीं हो। इसलिए अभी मैं पुनः रिक्वेस्ट करूंगा, पेशेंस को बनाए रखिए और हमारे साथ, मैं जहां तक अपनी यात्रा को ले चल रहा हूं, अपनी भी यात्रा को आप बनाए रखें। इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र होंगे। और वास्तव में यह भी कहा गया है, चलिए चलिए अब अपने थकान को दूर कीजिए, अब चले हम लोग आगे की तरफ पुनः। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजन देना आपका है क्वेश्चन नंबर 6 में। रीजन है, कारण बताना आपको, आपको कारण बताना है। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड। वाटर वाटर एट रूम टेम्परेचर, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड, इज ए लिक्विड। अब देखिए, आपको यह अंडरस्टैंडिंग करना है, शायद हम पढ़ाते होंगे, अगर आप वीडियो को जब देखेंगे तो शायद ये फीलिंग भी होता होगा कि भाई वाटर ही केवल रूम टेम्परेचर पर क्यों होता है। वाटर केवल रूम टेम्परेचर पे ही, वो बात तो अलग है, इसमें इनकॉन्सिस्टेंसी भी होती है। वाटर में इनकॉन्सिस्टेंसी होती है। दुनिया के सारे पदार्थ अगर पूरब से पश्चिम चलते हैं तो ये अकेला पश्चिम से पूरब चलेगा, पूरब से पश्चिम चलेगा। आप देखिए, अगर आप एक ग्लास आइस को लीजिए, जो आपके गांव में फेरी वाला सब बेचता है, और टोटल आइस को फोड़कर ग्लास को भर दीजिए, कुछ देर के बाद देखेंगे कि आधा ग्लास भी आपको वाटर नहीं मिलेगा। इसका मतलब भाई आइस का डेंसिटी क्या है, कम है। जबकि और सब पदार्थ को, अगर मान लेते हैं 50 किलो का कोई लोहे का वेट है, आयरन का वेट है 50 केजी का, देखिए इसका इतना ही वॉल्यूम, और इसको अगर गर्म कर दीजिएगा तो बहुत इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो सारे पदार्थ जमते हैं तो उनका वॉल्यूम घटता है, और पिघलते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। लेकिन वाटर के साथ चर्चा कीजिए आप, अगर आपको यकीन नहीं होता होगा तो अभी तो खैर आइस वाले मिलेंगे आपको, बर्फ वाले मिलेंगे, उसे 2-4 बर्फ लेकर एक गिलास में तोड़कर डाल दीजिए और उस गिलास में बर्फ की ऊंचाई को नाप लीजिए। कुछ देर के बाद देखिएगा कि उसका क्या स्थिति होता है, वाटर कितना होता है उसमें। शायद वाटर आपका आधा भी नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि बर्फ के बड़े बड़े शिलाखंड पानी के ऊपर तैरते हैं, क्योंकि जिसका डेंसिटी कम होगा, मास बटा वॉल्यूम। एक बड़ी बड़ी एलसीटी जो स्टीमर होती है पानी में चलती है, उसकी बनावट इस ढंग की होती है, अगर फ्लोट करने वाला सब्सटेंस का डेंसिटी अधिक हुआ तो डायरेक्ट पानी में डिप कर जाएगा, डूब जाएगा। इसलिए जितने भी हमारे जो पानी में फोर्स करने वाले सब्सटेंसेस है, उनकी आकृति नौका के आकार की होती है। अब तो बहुत बड़े ताकतवर बनाए जाते हैं, पर रेलगाड़ी के इंजन भी देखे होंगे नौके के आकार का होता है। जो पुराना जो मॉडल का जीप है, उसका भी आकार ऐसे आगे की तरफ बना होता है। ट्रेन का भी इंजन आप देखे होंगे, कार भी जो पहले की जो पुरानी कारें हैं उसकी बनावट उसी ढंग की होती है, क्योंकि उतना शक्तिशाली हाईटेक हमारा नहीं था। अब आज के डेट में वह खास मान लें, फिर भी आप देखिए एरोप्लेन हेलीकॉप्टर की आकृति कैसे होती है। तो जब तक डेंसिटी अगर ज्यादा है वाटर से तो वो डूबेगा। तो वाटर एट द रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, वाटर कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है। तो सबसे पहले आपको तो यह लिखना होगा, वाटर हैज ए फ्लोडिटी टेंडेंसी, वाटर में बहने का गुण पाया जाता है। वाटर ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो बता सकता है किधर स्लोपिंग है, किधर एराइजिंग है। आप पानी गिराइए सरफेस पर, तुरंत आपको इंडिकेशन करेगा कि किधर आपका गड्ढा है, किधर स्लोपिंग है, और किधर राइजिंग है, किधर स्लाइडिंग है। पहला हो गया, इसमें बहाव का गुण पाया जाता है।
दूसरा इसका कारण हुआ कि वाटर के दो पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड के बनिस्बत कम होता है। तीसरा हुआ इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इधर उधर भटकते रहते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इधर उधर भटकते रहते हैं, और इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन इसका शेप फिक्स नहीं होता। वाटर को जिस कंटेनर में रखिए उसी का आकार वह ग्रहण कर लेता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वाटर एट द रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड, इसका आप कारण लिखेंगे। सबसे पहले तो इट हैज अ फ्लूइडिटी टेंडेंसी। नंबर 2, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल ऑफ द वाटर इज वेरी लेस, एंड आल्सो इट वॉल्यूम्स आर फिक्स्ड but their shape is not fixed, or their particles vibrates speedily than the solids। यही कारण है कि वाटर कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में होता है। अब चलिए हम आगे की तरफ बढ़े। मैं चाहूंगा कि आपसे कुछ ऐसा एक सकारात्मक पहल करके ही मैं आगे बढ़ूं। तो शायद क्योंकि पढ़ाई के प्रति श्रद्धावान तो आप लोग हैं ही, इसलिए शायद आपकी मानसिकता भी सकारात्मक ही होगी। इसलिए मैं पुनः अपनी यात्रा को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। 6 का बी नंबर में क्वेश्चन है, एन आयरन almirah is a solid at room temperature। आयरन लैटिन नाम इसका डियर स्टूडेंट्स फेरम होता है। इट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेजेज। इसका लैटिन नाम होता है फेरम, और इसका इंडिकेशन होता है, सिंबल होता है Fe। आप केमिस्ट्री में पढ़ते भी होंगे, लोहा का सिंबल होता है Fe। भाई क्यों? इसका पूरा नाम होता है फेरम। तो आयरन जो होता है, अलमीरा जो होता है, कमरे के ताप पर सॉलिड फॉर्म में क्यों होता है? सबके घर में अलमीरा है, इसे आप पूरी तरह से अवगत भी हैं कि अलमीरा हम लोग कहते हैं किसे। तो सबसे पहले देखा जाए कि यह क्या होता है, रिजिडिटी सब्सटेंसेस। आयरन इज नॉट कंप्रेस्ड बाय एनी फोर्स। आयरन को किसी भी फोर्स के द्वारा उसके कम वॉल्यूम में नहीं लाया जा सकता है। जैसे एलपीजी को कंप्रेस करके हम एक छोटे से कंटेनर में 14 किलो हटा सकते हैं, सीएनजी को कंप्रेस कर लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को कंप्रेस कर लेते हैं, नाइट्रोजन गैस को कंप्रेस कर लेते हैं। गैस कंप्रेसेबल है, लेकिन आयरन आपका कंप्रेसेबल नहीं होता है। जितने भी सॉलिड सब्सटेंसेस है वह प्राय रिजिडेबल्स होते हैं, संपीड्य नहीं होते हैं, असंपीड्य होते हैं। पहला हो गया रिजिडिटी, नंबर 2 में attraction force between two particles of the iron is a very high, very strength, बहुत मजबूत होता है than liquid and the gases। काफी मजबूती से आपस में ये बंधे रहते हैं और रिजिडिटी होती है, और यह कंप्रेसेबल्स नहीं होता है, नॉन कंप्रेसेबल्स होता है। इसलिए कमरे के ताप पर अलमीरा सॉलिड फॉर्म होते हैं। तो आप पढ़े होंगे अनामिका जी का एक पंक्ति है, अनामिका की एक पंक्ति है, अपने बेटा को पढ़ा रही है कि बेटा देखो, क से तो कबूतर होता है, ख से खरगोश होता है, ग से गमला होता है, और घ से घड़ा होता है। क्योंकि वह लिखते लिखते जब उब जाता है, कहती है कि देखो बेटा, ये क से कबूतर जो होता है प्राय डूबते रहता है, उसकी टेंडेंसी होती है, इसलिए तुम्हारे चौखट में नहीं आता है। ख तो खरगोश ही होता है, इसकी जो बेचैनी होती है खालिश बेचैनी होती है। ग तो गमला टूटना इसका स्वाभाविक है। घड़ा जो होता है वो बिना पेंदी का होता है। इसे तो घबराना नहीं है। इस दुनिया में कोई भी सफलता हासिल किया है तो उसका प्रथमा अक्षर क ही होता है, इसलिए आप लोग भी नहीं घबराएंगे।
और पेशेंस बनाए रखेंगे, और जो पेशेंस बना कर रखा है वही कुछ इस दुनिया में कर पाया है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा है नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है why is ice at 273 केल्विन more effective in cooling than the water at the same temperature ये क्वेश्चन कर रहा है 273 डिग्री केल्विन पर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस। एक आप आइस यहां पर रखें। Why is the ice at 273 डिग्री केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग? शीतलपन में ज्यादा प्रभाव डालता है पानी के बनिस्पत, Why is the ice at the 273 केल्विन? आइस है आपका 273 केल्विन पर, 273 केल्विन मतलब हो गया आपका 0 डिग्री, बर्फ सॉलिड फॉर्म में हो गया, ये आपका हो गया सॉलिड फॉर्म में। इफेक्टिंग द कूलिंग देन द वाटर। अब मान लिया जाए यहां पर वाटर, अगर मान यह क्या करेगा, आइस इज द ऑब्जर्व टू मेल्ट, आइस ऑब्जर्व ऑफ टेम्परेचर देयर सराउंडिंग्स, अपने चारों तरफ से टेम्परेचर को यह ऑब्जर्व करेगा अपने को पिघलने के लिए। तो बाहर की जो टेम्परेचर है, क्योंकि टेम्परेचर का टेंडेंसी होता है हाई से लो की तरफ बहना, तो स्वाभाविक है कि यह आइस पिघलने के लिए जब ऊष्मा को ऑब्जर्व करेगा तो वहाँ कुछ ज़्यादा शीतलपन फीलिंग होगा। और पानी और क्लाइमेट के टेम्परेचर में कोई खास का अंतर नहीं है। मान लिया जाए पानी का टेम्परेचर आप 12 डिग्री सेल्सियस है और क्लाइमेट का 17, यहाँ इसका 0 है और क्लाइमेट का 37 है। आप देख रहे हैं कितना अंतर होगा है। यह उतना ऊष्मा ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा जितना कि यह ऊष्मा ऑब्जर्व कर पाएगा। तो आइस पानी से ज्यादा ऊष्मा जो ऑब्जर्व करता है तो हमको ज्यादा ठंड फीलिंग होता है। आप देखे होंगे गर्मी के दिनों में लोग क्या करते हैं, छत पर पानी छिड़क देते हैं। क्यों भाई? कि पानी वेपर बनने के लिए छत से क्लाइमेट से ऊष्मा को ऑब्जर्व करता है, जिसके कारण कुछ देर तक छत ठंडा फीलिंग होता है। यह भी देखे होंगे लोग शाम के टाइम में दरवाजे पर पानी छिड़क देते हैं। क्यों छिड़कते हैं? वह पानी क्या करता है, आसपास परिवेश से ऊष्मा को ऑब्जर्व करता है, जिसके कारण दरवाजा कुछ देर तक ठंडा रहता है। वह छोड़िए, आपके प्रैक्टिकल की बात मैं बता रहा हूँ। अगर बर्फ वाले आपकी तरफ से गुजरे तो आप बर्फ वाला से एक बर्फ लीजिए और खाइए। आप कहते हैं कि बर्फ बहुत ठंडा है, ठंडा नहीं है। बर्फ का टेम्परेचर मान लिया जाए 0 डिग्री सेल्सियस है और आपके शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। ये बर्फ क्या कर रहा है, पिघलने के लिए आपके शरीर से ऊष्मा का हरासमेंट कर रहा है। ये बर्फ पिघलने के लिए आपके दांत से, शरीर से, जीभ से ऊष्मा को ऑब्जर्व कर रहा है, जिसके कारण आपका ठंड फीलिंग होता है। आप कहते हैं कि ठंड आइसक्रीम बहुत ही ठंडा है, बेहतर है। आप उसको बेसब्री से उसका इंतजार करते हैं कि भाई बर्फ वाला, आइस वाला कब आएगा। आप उसके लिए बेचैन हो जाते हैं। लेकिन आपने यह केमिस्ट्री जरूर पढ़ा है, लेकिन क्योंकि वह आम बात बन चुकी है कि बर्फ आइस खाने से शरीर में ठंडापन मिलता है, यह एक आम भाषा में प्रचलित हो चुकी है, इसलिए लोग आइस का, बर्फ का बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन यह भी समझना चाहिए कि बर्फ का टेम्परेचर हमारे शरीर से कम होता है। नतीजा यह होता है कि यह पिघलने के लिए हमारे शरीर से ऊष्मा को लेता है। डियर स्टूडेंट्स, अब घबराने की बात नहीं है, मैं अंतिम पड़ाव में चल रहा हूँ। एक क्वेश्चन और है मुश्किल से। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इतना देर तक अगर आपने पेशेंस बना के रखा तो और 2 मिनट पेशेंस रखिए। 2 मिनट पेशेंस आपको रखना है। और सबसे अंत भला तो सब भला, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे जितना हम लोग पढ़े उसमें सबसे यह है
what happens what happens more what happens more effective what happens more इफेक्टिव नहीं है, आपका मोर है शिवर्स, बर्न्स, बॉइलिंग वाटर बॉइलिंग वाटर बॉइलिंग वाटर या स्टीम और स्टीम। क्वेश्चन कहा जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस का भाप अधिक आपको जलन पैदा करेगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता हुआ पानी। क्वेश्चन हमारा ये है, जैसे मान लिया जाए 100 डिग्री सेल्सियस ये पानी ले लीजिए, इसमें वाटर ले लीजिए और इसको आप गर्म कीजिए। जब यह भाप बनना इससे शुरू हो जाता है तो इस पर भाप खैर ऐसे ही इसको निकलने दीजिए और ये पानी खूब उबल रहा है आपका, और दो व्यक्ति को बुलाइए आप, या छोड़िए दो व्यक्ति क्या बुलाइएगा, और किसी व्यक्ति को बुलाइए और उसके हाथ को निकालने के लिए कहिए। दो व्यक्ति को, एक आदमी के शरीर पर फर्स्ट जो ह्यूमन बॉडी है उसके हथेली पर 5 ड्रॉप दीजिए वाटर का, 5 ड्रॉप दीजिए वाटर का। तो उस व्यक्ति का टेम्परेचर पहले से है 37 डिग्री सेल्सियस और वाटर का जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। वह व्यक्ति कितना फीलिंग करेगा? 37-63 डिग्री सेल्सियस वो फीलिंग करेगा। दूसरे व्यक्ति को कहिए इस पर हाथ डालने के लिए भाप पर, तो भाप का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और उस व्यक्ति का भी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। 63 डिग्री सेल्सियस तो वो फीलिंग करेगा ही, लेकिन जब यह स्किन के और मॉइस्चर के संपर्क में आता है, हमारे तलहटी हथेली के संपर्क में आता है, स्किन के संपर्क में आता है, तो भाप बनते समय जो उष्मा लिया था उस उष्मा को भी छोड़ देता है, जिसको कहते हैं लैटेंट हीट, गुप्त उष्मा, छिपी हुई उष्मा इसको कहते हैं। यह व्यक्ति ज्यादा बेचैन होगा, यह व्यक्ति जो भाप से टच करेगा वह ज्यादा बेचैन होगा। 63 डिग्री सेल्सियस 63 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अंतर इतना ही है कि भाप वाला व्यक्ति इसलिए ज्यादा बेचैन होगा कि भाप बनते समय पानी जो उष्मा लिया था उस भाप को भी उस उष्मा को भी छोड़ना हुआ शुरू कर देता है, जिसके कारण 63 डिग्री सेल्सियस प्लस लेटेंट हीट, इसमें केवल 63 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट हैपेंस मोर सर, बर्न्स, बॉइलिंग वाटर या स्टीम? आपका आंसर होगा स्टीम, बिकॉज स्टीम गिव्स temperature in the form of 63 degree Celsius plus the latent heat, but boiling water only gives 63 degree Celsius. तो dear students, आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ और शायद मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा था, मेरी अंतरात्मा गवाह दे रही थी शायद आप उब चुके हैं, लेकिन मैंने शुरू में ही कह दिया था कि इसका परिणाम बड़ा ही सुखद होगा। अगर इसको आप डेली या कभी काल बीच बीच में अगर इसको देखते रहें तो फिर आपको किताब से अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसका जो इंटरेस्ट क्वेश्चन है, इंटरनल जो क्वेश्चन है, मैं उसको कल पुनः डालूंगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे और इसको बार बार रिपीट करके देखिएगा। देखने से क्या होगा, फिर आप इतने, जैसे आप कहा जाए, आपने कभी दिल्ली गया होगा, आपसे पूछा जाए भाई दिल्ली हमको जाने का नक्शा बना दो, तुरंत आपका नक्शा तैयार में दिमाग मस्तिष्क में आपका नक्शा तैयार हो जाता है। क्यों? वही आपको प्रैक्टिस इसके साथ करना होगा, डीपली समझना होगा। चलिए, मैं अंत में आपने पेशेंस से अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो कम से कम जरूर कुछ समय लगेगा और इसे देखने के लिए आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र होंगे। थैंक यू वेरी मच।